गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम लोग माइंस मैनेजमेंट क्लासेस स्टार्ट किए हैं। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर एंड सॉरी फॉर डिले। एक्चुअली मैंने आज बहुत लेट तक PYQ ने 2 घंटा क्लास लिया था, तो उसके कारण लेट हो गया है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, जो भी लोग नए हैं इस क्लास में, मैं बता दूं कि माइंड मैनेजमेंट जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं that are fully oriented to the जो DGMS का सिलेबस है, एक्स्ट्रा जो गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल लेक्चर्स अभी तक 2 लेक्चर्स ले चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा जा रहा है, द इवोल्यूशन ऑफ माइंड मैनेजमेंट एंड थॉट्स, ओके। जिसमें हम लोग ने बेसिकली 5 मैनेजमेंट थ्योरी होते हैं: साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी, ठीक है। जिसमें हम लोग ने 2 मैनेजमेंट थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आज हम उसके आगे मूव करेंगे, ठीक है। जो भी क्लास में न्यू है, कोई भी आप में से कोई एक कंफर्म कर दे हमारा स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ आपको पूर्ण रूपेण आपको सुनाई दे रही है। आप प्लीज़ कंफर्म कर दें। और हम लोग जो हम लोग कल फॉल्स प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, यस। यस कुणाल, यस कुणाल जी बोलिए। If you have any kind of doubt, you can write in the chat box. सो हम लोग जस्ट एक क्विक रिवीजन में करा दूँ। इससे पहले हम लोगों ने फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। सो ये वेबर प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि मैनेजर्स जो वेल डिफाइंड सिस्टम थे उससे बनाते हैं। फिर हमारा आता है फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। फॉल्स जो हेनरी फॉल्स थे, उनके एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है बहुत सारे मैनेजमेंट स्ट्रेट को, ओके। तो हम लोग उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। Okay, thank you. Okay, now screen is visible to you, so let us start. So मैं बता दूं आपको कि माइंस मैनेजमेंट स्ट्रीम में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोग ने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें 2 टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ओके। ये फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोल देंगे डिवीजन ऑफ लेबर, क्वेश्चन में पूछ देंगे उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन डाल देंगे, ओके। तो ये सारे जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाई 1, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, नॉट रिमेंबर। आपको याद करने के तरीके से नहीं समझना है, उसको हम लोग समझ के पढ़ेंगे, ओके। सो फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द फर्स्ट प्रिंसिपल इसका क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर, ओके। अलाउ फॉर द जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे लेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल माइंस में आपके बहुत सारे लेबर्स, ओके, बहुत कैटेगरी के लेबर्स हैं, सबके सारे अलग अलग स्किल्स हैं, ओके। किसी, मान लीजिए आपके पास टोटल 5 कैटेगरी के लेबर्स मौजूद, 4 कैटेगरी के लेबर्स मौजूद हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका माइनिंग ऑपरेशन में अच्छा एक्सपर्टीज है। सेकेंड है उसको सुपरविजन एंड कंप्लायंस, अच्छा एक्सपर्टीज है। थर्ड है, मान लीजिए लेट एग्जांपल, प्लानिंग में अच्छा एक्सपर्टीज है। फोर्थ है उसका डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सारे 5 आपने, मान लीजिए जो फर्स्ट कैटेगरी में उसमें 25 एम्प्लॉय अच्छे हैं, आपने 30 एम्प्लॉय सेकेंड कैटेगरी में अच्छे हैं, थर्ड वाले में मान लीजिए 40 एम्प्लॉय अच्छे हैं और फोर्थ वाले में 100 एम्प्लॉय अच्छे हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो वर्क होगा बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। सो डिवीजन ऑफ लेयर में होता है अलाउ ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशंस, ओके। जॉब कैन हैव टू मच स्पेसिफिकेशन लीडिंग टू बी अ पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को सुपरविजन में ही रहना है, तो क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा। मोनोटोनस मतलब एक ही काम को आप बार बार करोगे तो वो उनको
तो बोरिंग लगेगा। ओके, तो वो भी हमारा वर्क का डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, जॉब रोटेशन भी रखना है और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम देना है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉइस। ओके, सेकंड प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑथोरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए स्पेशल एक्सपर्टीज। ओके, फॉर्मल्स इनफॉर्मल्स मतलब कि ये कहता है कि आप अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करें या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप करो, ठीक है, आपका उसका स्पेशल एक्सपर्टीज होता है। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मैं डिटेल्स में आपको मैं डिफाइन करूँ, if I am defining in detail, for example, माइंस मैनेजर क्या करता है, एक ऑथराइजेशन देता है। आप लोग भी माइंस में काम करते हैं, आपको पता है ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है। ऑथराइजेशन देता है कि आप सो एंड सो वर्क करने के लिए आप इस माइंस में नियुक्त हो गए हो, ठीक है। अब क्या है, इसके पास सर्टेन पावर्स थे, वो पावर क्या किया, ऑथराइज कर दिया, मतलब डेलीगेट कर दिया। इसको किया, मान लो वर्कमैन इंस्पेक्टर को किया, ठीक है। अब वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ माइंस मैनेजर, ये जो भी सेफ्टी होगा माइंस में उसको इंश्योर करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंड। अब आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉयज शुड हैव ओनली वन बॉसेस। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया इस वाले केस में, आप देखो इस वाले केस में क्या हुआ, मान लो आप माइंस मैनेजर हो, उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए टोटल 6 असिस्टेंट मैनेजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर नंबर 1, असिस्टेंट मैनेजर नंबर 2, असिस्टेंट मैनेजर नंबर 3, असिस्टेंट मैनेजर नंबर 4, असिस्टेंट मैनेजर नंबर 5, असिस्टेंट मैनेजर नंबर 6, ठीक है। अब एक एक असिस्टेंट मैनेजर को आपने क्या किया, फर्दर 8 ओवरमैन अलॉट कर दिया। ओके, इस 8 ओवरमैन का एक ही बॉस है, असिस्टेंट मैनेजर, इसका बॉस ये है। इससे क्या होगा, माइंस मैनेजर कम्युनिकेट करेगा असिस्टेंट मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेट करेगा अपने एम्प्लॉय को, ओवरमैन को, कि आपको हॉल रोड डेवलप करना है इस शिफ्ट में, या फिर सम्प क्रिएट करना है माइंस में जहाँ सारा पानी मानसून प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स ऑफ वर्किंग ये बताएगा। इससे क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड जो भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आया कि भाई माइंस में पूरा मानसून प्रिपरेशन होना है, तो सारे असिस्टेंट मैनेजर उनके अंदर जो रिपोर्टिंग ओवरमैन होंगे उसको वन बॉस रहेगा, तो अच्छा काम होगा माइंस में, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि किसी दूसरे ओवरमैन को क्या काम करना है, उनको क्या काम करना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी इसमें। ओके, अब यहाँ मैंने 3 प्रिंसिपल्स को खत्म किया। पहला डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, नाउ कमिंग टू फोर्थ, लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ओके, लाइन ऑफ ऑथोरिटी, ए क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइन फॉर्म को हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ओके, अगर लाइन ऑफ ऑथोरिटी में मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें बनाओ, सबसे हेड में सबसे ऊपर में कौन होता है, सीएमडी, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इसके अंदर क्या होगा, एक आपको एजेंट आएगा, बहुत सारे एजेंट होंगे इसमें अलग अलग। इस एजेंट के अंदर मान लो 5 माइंस है, ठीक है। मान लो इसमें माइन नंबर 1, माइन 2, माइन 3, माइन 4, माइन 5, इसमें हमारा एक माइंस मैनेजर होगा, ठीक है। माइंस मैनेजर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 3 आपको ऑफिसर आएंगे, 3 से 4 ऑफिसर आएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, बीटीसी इंचार्ज, ठीक है, ये हो गए। अब आपको प्रोडक्शन मैनेजर में क्या होंगे, फर्दर आपको सारे असिस्टेंट मैनेजर लेवल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये सीएमडी ने एक काम बोला कि भाई इस साल में M1 माइन से 50 मिलियन टन कोयला निकलना चाहिए। एजेंट ने कम्युनिकेट किया इसको माइंस मैनेजर को, माइंस मैनेजर ने कम्युनिकेट किया अपने नीचे वाले को, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बना रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहेगा। क्या रहेगा माइंस में, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहेगा। ओके, तो हमारा 5वां पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन द डिग्री ऑफ विच टू ऑथराइज रिसेट देयर टॉप टू ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब देखो, ये जो आप अगर ट्रायंगल बनाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके टॉप में हमारा क्या है, बॉस बैठा हुआ है, ओके। हमारा जो चेयरमैन बैठे हुए हैं। अब चेयरमैन जो डायरेक्शन देंगे, वो हमें नीचे वाले जितने भी हमारे अथॉरिटी है उसको क्या करना है, फुलफिल करना होगा। इसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ए सिंगल प्लान ऑफ एक्शन गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि एक डायरेक्शन में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल वन गोल, अभी वन गोल क्या है, कोल के सेक्टर में
मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट दिया है कि 1 बिलियन टन कोल, ठीक है, आपको अचीव करना है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000, सॉरी 1,000 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में हम लोग सब क्या करेंगे, सब काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये 6 नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, ओके। अगला है 7th, इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, द प्रोविजन ऑफ जस्टिस, मतलब कि आप माइंड्स में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किए हो जहाँ पर आप जस्टिस की बात करते हो, आप फेवर नहीं करते हो, किसी ओवरमैन को आप फेवर नहीं कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर असिस्टेंट मेजर को आप फेवर नहीं कर रहे हो, ओके। द फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जैसे आप एक सुपरवाइजर और ऑपरेटर को ट्रीट करते हो, वैसे ही आप ओवरमैन को ट्रीट करोगे, वैसे ही आप असिस्टेंट मेजर को ट्रीट करोगे, ओके। ऐसा नहीं कि अपना वहाँ पर पर्सनल रिलेशंस देखोगे, ओके। तो आपको क्या करना है, एक इक्विटी मेंटेन करना है, मतलब इनजस्टिस, अनफेयर, अनपार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द इन द माइंस इज कॉल्ड इक्विटी, ओके। ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलता है, द अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वेयर दे विल बी द मोस्ट वैल्यू टू बी द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू प्रोवाइड करियर अपॉर्चुनिटी, ओके। देखो ऑर्डर क्या होता है कि आपको क्या होगा, आपको वहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेयर दे विल बी द मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉय को आप ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो कि आपको उसको एक वैल्यूएबल महसूस हो रहा है, ओके। और उसको लगे कि हाँ, यहाँ पर मेरा काम करने से और भी मेरा लाइफ में करियर डेवलपमेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। 9th में था इनिशिएटिव, द फॉरकास्टिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टू देयर ओन। देखो अब क्या करेंगे, हम लोग जैसे माइंस में बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडिया कंपटीशन करवाएंगे, क्या करेंगे, आइडिया आइडिया कंपटीशन करवाएंगे, ओके। उसमें से बहुत सारे आइडिया आएंगे, सर मेरे को हॉल रोड को ऐसे बनाना है, मेरे को सम्प में इस लोकेशन में बनाना है, ठीक है। बहुत सारे आइडिया आएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम एरिया चैंपियन बना देंगे, और हम एरिया चैंपियन, ठीक है। ये असिस्टेंट मैनेजर ये हॉल रोड को देखेगा, ये ओवरमैन ये सम्प को देखेगा, ऐसे बना देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे वो लोग, ठीक है। अगला है डिसिप्लिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास सारा चीज़ है बट आपके पास डिसिप्लिन है, यू आर जीरो, ओके। आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाओगे। वरुण, एम आई ऑडिबल एंड स्क्रीन आर विजिबल, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, ओके। सो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन मीन्स obedient, applied, respectful employees are necessary for organization to their functions, ओके। मतलब डिसिप्लिन मतलब कि आपको टाइम टेबल, टाइम पे ऑफिस आना है, ओके। टाइम पे आपको ड्यूटी से जाना है, ठीक है। और आपको डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि आप सारे एम्प्लॉय से रिस्पेक्टेबल बात करें, वेल बिहेवियर में बात करें, ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो अपने एम्प्लॉय के साथ में और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वायरमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, ओके। अब अगला आता है 11th, ठीक है। इसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन ऑन क्वेश्चन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सारा चीज़, आप सारा एफर्ट लगा रहे हो बट आपको उस हिसाब से पे नहीं मिल रहा, ठीक है, पेमेंट नहीं मिला, तो ये भी क्या डिमोटिवेशन होगा। तो आपका द इक्विटेबल यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम दैट मोटिवेट्स कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ओके। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बनाने के लिए आपका पेमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है सबको बराबर इंक्रीमेंट होना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है अगला, द 11th एंड 10th नंबर, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर पर्सन, मतलब आपकी जॉब स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, ठीक है। स्टेबिलिटी टू ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल, द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्किल दैट इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ओके। मतलब क्या करना है, जॉब स्टेबिलिटी देना है, ठीक है। जॉब स्टेबिलिटी देने से क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉय होंगे वो मैक्सिमम टेन्योर तक आपको क्या करेंगे, उस माइंस में रहेंगे। अगर उस माइंस में रहेंगे मैक्सिमम टेन्योर तक, तो वो अपना 100% देंगे, वो वहाँ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए और टाइम देते हैं। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहाँ वो रहते हैं तो वहाँ से वो जुड़ जाते हैं, ओके। इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी दो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहे, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ही इंक्रीज होगा, ओके। थर्ड नंबर पॉइंट ये बोलता है, थर्ड,
सब ऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू बी कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब किसी एक पर्सनल का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप माइंस में बोल रहे हो कि ठीक है आपको सम बनाना है, तो सम क्या होता है, सबसे डीपेस्ट लोकेशन बनाना है, लेकिन उसी में किसी का किसी असिस्टेंट में को ओवर आ गया, ईगो आ गया, नहीं मैं यहीं पे बनाऊंगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना। पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करना है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। ओके, तो इसमें ये लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल का जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रायोरिटी देना है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल्स का। ठीक है। 14 स्क्रिप्ट डीपर। ठीक है, मतलब कमांडरशिप, शेयर इंथुजियाज्म, फॉस्टर डिवोशन ऑफ कॉमन कॉज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप अपने एम्प्लॉय में क्या कर रहे हो, एक स्पिरिट डेवलप कर रहे हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हो, आप आइडियाज शेयर कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो अच्छे गोल को अचीव करने के लिए। ओके, ये सारा हो गया। ठीक है, नाउ मैं आपको ब्रीफ इंसाइट दे दूं कि हम लोग ने अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट साइंस थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट खत्म हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, इसको याद करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बनाया था, सब मो माया। ठीक है, एस फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, बी फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, एम फॉर मैनेजमेंट साइंस थ्योरी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी। ओके, नाउ कमिंग टू द बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, देखो, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ मैनेजर शुड पर्सनली बिहेव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड encourage them to perform high levels of committed to achieve the organizational goal। ओके, इसमें आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मान लो आप एक माइंस मैनेजर हो और आपको क्या करना है, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, आपको आपको क्या करना है कि मानसून प्रिपरेशन करवाना है। ओके, तो आप क्या करोगे, आप एज ए माइंस मैनेजर आप लोगों को मोटिवेट करोगे, इरेस्पेक्टिव कि बहुत लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप सबको गाइड करोगे कि मुझे ये कैचमेंट एरिया बनाना है पूरे माइंस में। ओके, हमें क्या करना है, पूरे माइंस में कोई भी नाला और नहीं है उसको डाइवर्ट करना है इधर से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पंप कैपेसिटी सम कैपेसिटी है उसको ब्लास्ट करके और डीप बनाना है ताकि वहाँ पर मैक्सिमम पानी स्टोरेज हो पाए। ओके, वहाँ पे हमें पंप लगा के वहाँ से पंपिंग सिस्टम जनरेट करने रखी और एक स्टैंड पे पंप भी रखा ताकि कंटिन्यूसली पानी को हम लोग बाहर डिवाटरिंग कर पाए। ओके, तो ये सारी चीज़ आपने इंस्ट्रक्शन दिए, साथ में आपको मोटिवेट भी करना है कि देखिए ये इस बारिश में हम लोग को अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन डिलीवर करना है, सो दैट कि मैनेजमेंट इज सेटिस्फाइड। तो आपका बिहेवियर मैनेजमेंट थोड़ी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में द मैरी पार्कर फॉलेट साइंटिस्ट था, कंसंट्रेशन दैट टेलर इग्नोर्ड द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग ने टेलर्स का जो प्रिंसिपल पढ़ा उसमें ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन साइकोलॉजिकल पार्ट को कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है ना, एंड सजेस्ट वर्कर हैव टू एनालाइज देयर जॉब। वर्कर को सजेस्ट किया गया था कि आप उसको अपने जॉब को एनालाइज करें। इफ वर्कर हैव रिलेवेंट नॉलेज ऑफ टास्क देन दे शुड कंट्रोल द टास्क। ओके, अगर उसके पास टास्क पास है तो उसको कंट्रोल करेगा। ओके, ये हमारा पार्किंग पार्किंग फॉरवर्ड का स्टडी था। द हॉथॉर्न स्टडी ये बोलता था, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क सेटिंग अफेक्टेड वर्कर फैटिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर वर्क ऑफ द वेस्टर्न। ठीक है ना, आपको क्या करना है, वर्कर फैटिक और वर्कर परफॉर्मेंस को ये देखा था। वर्कर प्रोडक्टिविटी वाज मेजर ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ illuminations। Okay, आप different level of illuminations को देखते हैं। Researcher found that regardless of whether the right level were raised or lowered worker productivity। Okay, मतलब कि रिसर्च में फाउंड किया गया है, regardless of whether the light level were raised or lowered worker productivity increase। आप लाइट को बढ़ाओ या बढ़ाओ, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन इम्पैक्शन, Hawthorne effect, worker attitude towards their manager affect the level of performance। Okay, because वर्कर का जो परफॉर्मेंस है, द वर्कर हैकाथॉन वर्कर्स इफेक्ट, ये कहता है कि वर्कर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर मैनेजर इफेक्ट द लेवल ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस। ओके, इफ योर मैनेजर इज वेरी गुड देन ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मेंस होगा वर्कर का वो अच्छा होगा। अगर उसमें मोटिवेशनल स्किल है
वो मोटिवेट कर पाता है वर्कर्स को, ठीक है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो उसका जो ये आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ओके, और उसको मोटिवेट करके प्रॉफिट करवाएगा, ओके। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का मतलब ये हुआ एडवोकेट and that superior be behaviorally trained to manage the subordinate in way that elicit their cooperation and increase their productivity। मतलब कि मैनेजर्स के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट को बिहेवियरली वो ट्रेन करे, सो दैट कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए, ओके। Implications: behaviors of managers and worker in the work setting as an important explaining the level of performance of technical aspect of task, okay। Demonstration of importance of understanding how the feeling, thoughts, behavior work group members manage their effect। मतलब कि आपके जो आप फॉर एग्जांपल एक वर्कर आया और माइंस में बोला कि उसका तबीयत खराब हो गया, तो एज ए मैनेजर what you have to do first, you have to give them the facilities like ambulance and go to the hospitals, get them check out, okay, उसे चेकअप करवा के घर भेजना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो क्या वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ काम बोलोगे वो पक्का करेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको एक अपने वर्क प्लेस पे एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करना है ताकि लोग ऑटोमेटिकली बाय देयर ओन इंटरेस्ट दे कैन वर्क, ओके। द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ओके। सो वी हैव टू कवर इट डेफिनेटली। ये क्वेश्चंस क्या ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या कहता है, ओके। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एमसी Grigor proposed that two different set of assumption of a worker. Okay, theory X assumed that the average worker is lazy, dislike work, and will do little as much as possible. Okay, worker have little ambitions, wish to avoid responsibility. Manager must closely supervise and control through the reward and punishment. तो theory X बोलता है कि theory X में क्या किया गया है, वैसे वर्कर को बोला गया है जो कि लेजी होते हैं, जानबूझकर काम करना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कम से कम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ओके। लेकिन मैनेजर्स की इस थ्योरी एक्स को वर्कर को हैंडल करने के लिए मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजर उसे क्लोजली सुपरवाइज करे कि वो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसको अपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अगर वो अच्छा काम करता है वी हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट एंड रिवॉर्ड्स ऑल्सो, एंड उसको पनिशमेंट के थ्रू हम लोग क्या करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो क्या वो काम वो करेगा ही नहीं। थ्योरी वाई ये बोलता है एज्यूम दैट द वर्कर आर नॉट लेजी। मतलब थ्योरी वाई वाले लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग सेल्फ ड्रिवन हैं, मतलब बिना किसी के कहने से काम करते हैं, वांट टू डू गुड जॉब एंड इटसेल्फ डिटरमाइन द वर्कर लाइक द वर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो खुद से चाहते हैं अपना अच्छा से अच्छा जॉब करे, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इस केस में थ्योरी वाई टाइप के वर्कर को क्या करना चाहिए, मैनेजर शुड अलाउ वर्कर greater latitude and create an organization system to worker। मतलब मैनेजर्स को उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसका केयर भी करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई ओवरमैन है, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और एज ए शिफ्ट इंचार्ज आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके शिफ्ट कि आपकी उसका ओवरमैन का केयर करना है। अगर मान लो कंटिन्यूस वो 8 घंटा खड़े काम कर रहा है तो उसको भाई आधा घंटा रेस्ट दे देना है बीच में माइंस में, ठीक है, ताकि उसको एक अच्छा लगे, ओके। शेल्टर प्रोवाइड कर देना है ताकि वो अपना मोटिवेटिव काम करे, ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर प्रोवाइड करवा देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप अपने से बढ़ के आगे करते हो तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और वहाँ से अच्छे काम करता है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को कंपैरिजन करूँ, ओके, अगर मैं नेक टू नेक कंपैरिजन करूँ इस दोनों के बीच में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को, दिस इज द स्लाइड विल एक्सप्लेन। थ्योरी एक्स में क्या होता है, माना गया है कि द एवरेज एम्प्लॉय वर्क इज लेजी, डिसलाइक द वर्क एंड विल ट्राई टू एज लिटिल एज पॉसिबल। थ्योरी एक्स में क्या हो गया, इसमें ऐसे एम्प्लॉय को रखा गया है जो कि खुद से काम करना नहीं चाहते हैं, वो कामों से भागते हैं, डिसलाइक करते हैं, चाहते हैं कम से कम काम करें। लेकिन अगर थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉय को वैसे कैटेगरी में रखा गया है, दे आर नॉट इनहेरेंटली लेजी, उसके अंदर में दे आर गिवन चांस, अगर उसको चांस देंगे तो एम्प्लॉय विल डू व्हाट इज द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसको चांस देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट होता है वो करेगा वो, ठीक है ना। वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ इंस्पिरेशन होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है थ्योरी वाई वाला, ठीक है। टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय वर्क हार्ड, मैनेजर शुड क्लोजली सुपरवाइज। ऐसे एम्प्लॉय को मैनेजर्स क्या करेगा,
मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर काम लेना, बिकॉज कंपनी उसको पे कर रहा है उसी चीज़ के लिए। तो मैनेजर क्या करेगा, उसको मोटिवेट करके उसके वर्क को क्लोजली मॉनिटर करके, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको मेडल देगा, सर्टिफिकेट देगा, भरी महफिल में उसको बड़ाई करेगा। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट फील करेगा। ओके। और उसको अगर वो काम अच्छा नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट भी देगा। ओके। लाइक एनी पनिशमेंट काइंड, मतलब वैसे कुछ हरास पनिशमेंट नहीं, कुछ ऐसा पनिशमेंट जिससे वो उसको बुरा भी नहीं लगे और वो आराम से काम भी करना शुरू कर दे। ठीक है। थ्योरी वाई में क्या होता है, टू अलाउ एम्प्लॉय वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड मैनेजर मस्ट क्रिएट अ वर्क सेटिंग दैट प्रोवाइड द पॉजिटिव वर्कर एक्सरसाइज इंसेंटिव सेल्फ। मतलब कि थ्योरी वाई वालों के लिए मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो अपने सेल्फ ड्रिवन से काम करे, खुद से काम करे, आगे से आगे काम मांगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनेजर उसको भी टॉर्चर करे। ठीक है। Manager should create a strict work rule and implement well-defined system, reward and punishment control the employee. मैनेजर क्या करेगा, कंसिक्वेंस मैनेजमेंट सिस्टम करके एक पॉलिसी डेवलप करेगा। क्या करेगा, कंसिक्वेंस मैनेजमेंट पॉलिसी। इसमें क्या, अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको हम रिवॉर्ड करेंगे, अगर खराब काम करता है तो उसको हम पहले लेटर देंगे, लेटर देने के बाद उसको फर्स्ट वार्निंग देंगे, सेकंड वार्निंग देंगे, थर्ड वार्निंग देंगे, देन हम उसको बोलेंगे आप जाओ कंपनी से। ठीक है। The manager should decentralize authority to the employee, make sure employee have resource necessary to the organizational growth. मैनेजर क्या करेगा, अपना डिसेंट्रलाइज करेगा, मतलब कि वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पावर दे देगा उस एम्प्लॉय को, ताकि वो अपने से अच्छे से काम कर पाए। ओके। ये हमारा था बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी। ओके। बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में मैं आपको दो तीन टॉपिक और मैं कवर करना चाहूँगा, जो माइंस प्रोस्पेक्टिव से है। कि देखिए, आप अगर माइंस में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर टेकिंग द वर्क फ्रॉम विलेजर, लोकल। ओके। एंड दीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। दीज आर वेरी हार्ड वर्किंग गाइस। ओके। सो आपको उसको वेल मैनर में अच्छे से बात करना है, ताकि वो आपकी बातों से मोटिवेटेड रहे। ओके। ना कि आपकी बातों से गुस्सा हो। ठीक है। तो यहीं पर हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट थोड़ी खत्म हो गया। इसका सेपरेटली इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट खत्म होने के बाद हम इसका पूरा क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओके। डोंट वरी फॉर दैट। मोस्ट प्रोबेबली कल हम इसका क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है ना। आज पहले टॉपिक खत्म करके इसका क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ मैं आपको ये स्केल दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये स्केल। सो ये स्केल में आप देखिए, हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को सक्सेसफुली खत्म किया, और बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में हम लोगों ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब आते हैं मैनेजमेंट साइंस थ्योरी। मैनेजमेंट साइंस थ्योरी क्या होता है। ठीक है। कमिंग टू द मैनेजमेंट साइंस थ्योरी। मैं इसमें आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। वेट फॉर अ मिनट। वेट फॉर, जो आपको पेशेंट लाइफ से वहाँ, ये एक आपको मैं वीडियो शो कर रहा हूँ। ये इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पे बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो है, आप देख सकते हो। इसमें पूरा डिटेल्स में ये लोग एक्सप्लेन किया है। सो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो पूरा स्केल पे, कि जितने पांचों मैनेजमेंट थ्योरी कैसे आए। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ करता था। ठीक है। उसमें उसमें ये होता था कि बेसिकली मैक्सिमम मैक्सिमम जो काम है वर्क फोर्स करते थे। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, बहुत सारे स्टडी करना शुरू किया, बिकॉज कैसे हम वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर पाए। ये साइंटिस्ट के नाम ले रहे हैं, फेडरिक टेलर्स एंड ऑल, ये सारे लोग ने रिसर्च किया। इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि ये 1800s में जो अमेरिकन्स थे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बना था, वहाँ पर मैक्सिमम लेबर इंसेंटिव वर्कर्स हुआ करते थे। ठीक है। जिसमें वो लोग, आप देख पा रहे होंगे इस फिगर्स में भी, कि कैसे वो लोग खुद से काम कर रहे हैं, खुद से हैंड से बना रहे हैं। ठीक है। और वो बहुत ही कैपिटल,
और उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो मास प्रोडक्शन, जितने भी मास प्रोडक्शन हमें करने थे वहाँ पे, तो उस टाइम जस्ट इवॉल्व हो रहा था। तो साइंटिस्ट को लगा कि ओके, अगर इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन करना है, तो हमको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट थ्योरी लाना पड़ेगा, सो दैट कि हम मैनेजमेंट करके एक सिस्टम डेवलप करें, जहाँ से ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन हो, ना कि सिस्टम वर्क करे, ना कि हम लोग वर्क करें। ओके। उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे, वो अपने वर्कर से काम करवा रहे थे, बट वो प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जब अमेरिका इंडस्ट्रियल हब बना था, तो उसे पूरे अक्रॉस वर्ल्ड उसे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता था। वो एक सेकेंड। उसे क्या एक्सपोर्ट करना होता था, ठीक है ना। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, जैसे मास प्रोडक्शन एनहांस करें। और उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज था उस बिजनेसमैन के लिए कि मशीन्स और वर्कर्स में कैसे वो रिलेशन डेवलप करे, सो दैट कि वो लोग कोलैबोरेटिव वर्क कर पाए, और समझे कि मशीन कैसे वर्क करता है और वर्कर कैसे वर्क करता है। ओके। तो उस टाइम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया जा रहा था, ठीक है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक एफिशिएंट प्रोडक्शन करने के लिए एक 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 वेल डिफाइंड एसओपी डेवलप किया गया था, सो दैट कि हमारा मास प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सके। फर्स्ट क्लासिकल अप्रोच थ्योरी आया था, then behavioral approach, then system approach, and then contingency approach. These are the management thoughts. These are the not the evolution of management theory. क्लासिकल मैनेजमेंट में क्या होता था कि मैनेजर्स का क्या रोल होगा हायरकी में, उनकी क्या अथॉरिटी होंगे, वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे डाउन द लेवल में, सो दैट कि हमारा प्रोडक्शन रैंप अप हो पाए। ओके। मशीन सिस्टम्स। देखिए, क्लासिकल में दे आर टू टाइप्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? मुर्मू, प्रदीप, नरेश, आर यू एबल टू लिसन, आर यू एबल टू सीन दैट स्क्रीन और नॉट? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो नहीं? आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म करना। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट थ्योरी, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग, ओके ओके, थैंक यू। आप लोग अगर नहीं लिखो, आप लोग को हिंदी इंग्लिश जिसमें आता है उसमें आप एटलीस्ट लिखा करो, सो दैट कि मुझे मालूम रहे कि आप लोग ठीक है, आप लोग समझ रहे हो और यू आर लर्निंग। लेट कंटिन्यू दिस। तो साइंटिफिक देखो, क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या आया, जब पहले मैनेजमेंट थॉट आया कि भाई क्लासिकल अप्रोच मुझे करना पड़ेगा, तो क्लासिकल अप्रोच करने के लिए उसमें बेसिकली ये डिफाइन किया गया कि मैनेजर का क्या रोल होगा, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे डाउन द लेवल, सो दैट कि हमारा वर्क इफिशिएंसी से काम हो पाए।
He is a Frederick Taylors. Okay, his name is Frederick Taylors. इन दिस वीडियो यू सी, एक एसओपी बना दिया गया कि एक आदमी आएगा और एक एक बेलचा जो है वहां पर कोड डालेगा किसमें, स्ट्रीम मशीन में। ओके, एंड देन वो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, एक आदमी कंटिन्यूअस काम नहीं कर रहा है, फिर वो रेस्ट भी कर रहा है। तो इन दिस वे उस टाइम में मैनेजमेंट इवॉल्व हो रहा था। तो उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वर्कर अपना काम को सही तरीके से कैसे करेंगे। तो उस टाइम एसओपी डेवलप हुआ, रूल रेगुलेशन डेवलप हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारे मैनेजमेंट थ्योरी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में माइंड्स में यूज करते हैं, वो सब सारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया। मतलब कि इंसेंटिव इंसेंटिव थिंग्स आया, मतलब कि प्रोडक्शन करने पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, सो दैट कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन, अब सेकंड पार्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। मतलब इस थ्योरी में क्या करना था बेसिकली, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओगे, जिसमें हम लोग, मैंने जो पढ़ाया ना कि आपका एक बॉस का एक रिपोर्टिंग होना चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब आपको यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही कमांड, एक डायरेक्शन आना चाहिए। मुझे 50 मिलियन टन अगर कोयला प्रोड्यूस करना है तो 50 मिलियन टन ही करना है। एक डायरेक्शन में पूरे मैनेजमेंट चले, उसके कंट्रोल्स रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट बने, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हेड मिले, एंड देन उनको अप्रोच करे। ये सारे मैनेजमेंट जो भी हम लोग बात करते हैं ना, डिपार्टमेंटल वाइज, लाइक ईएनएम डिपार्टमेंट एंड लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाइक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मॉनसून डिपार्टमेंट, ये जो होते हैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आते हैं।
सो अंडरस्टैंड दी हाउ द मैनेजमेंट थ्योरी इवोल्यूशंस, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कि मतलब कि how the in which way that this all management will going forward. Okay, so this is the evolution of management which is evolved. Okay, so coming to our slides, so हम लोग यहाँ तक कर लिए थे कंप्लीट. ओके, सो कमिंग टू द मैनेजमेंट साइंस थ्योरी. ओके, सो ठीक है, इसको हम लोग कल करते हैं. टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर मैनेजमेंट साइंस थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंटल सिस्टम्स. ओके, वो दोनों को अपन कल खत्म करते हैं. ओके, देन इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर more than 300 questions especially for evolution of management. Okay, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके आंसर्स आपको एमसीक्यू करवा देंगे. ओके, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. एनी डाउट? मुर्मू, प्रदीप, बोबली? So please rate these classes. Then I will end these classes. Probably for syllabus you have to go to see my lecture number 1 of mind management. Okay, इन दैट पर्टिकुलर मैंने लेक्चर 1 में सारा डिटेल्स सिलेबस को मैंने कवर किया है कि इस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा. यस 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 प्रोबेबली आप मेरे अगर आपको होल सिलेबस देखना है तो PYQs के लेक्चर 1 में एंड मैनेजमेंट के लेक्चर 1 में मैंने सारे सिलेबस डिस्कस किए हैं कि क्या क्या पूछेगा, किस गैजेट नोटिफिकेशंस में सारे सिलेबस दिए गए हैं. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. So you have to refer the PYQ lecture 1 and mind management lecture 1. Okay, आपको वहाँ पर मालूम चल जाएगा डेफिनेटली. प्रोबेबली जो भी इस क्लास में न्यू है, मैं बता दूं कि इस क्लास के एंड में हम लोग एक फीडबैक सेशन रखते हैं जिसमें आपको क्लास को रेट करना होता है इन द स्केल ऑफ 10. अगर आप 10 दे रहे हैं तो इसके मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि आप 100% लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया आप समझ गए हैं और यू आर सेटिस्फाइड विद दैट. और प्लीज रेट इन द स्केल ऑफ 10 फास्ट for this class particularly. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.